हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर हम किन किन टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो टॉपिक रहेगा हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहता है कि लगभग एवरी ईयर 30% क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है इंसेक्ट पेस्ट या पेस्ट से। अभी सभी पेस्ट की बात हो रही है। क्रॉप्स का डैमेज करते हैं। कौन डैमेज करते हैं? पेस्ट डैमेज करते हैं। जिसमें से जो 20% रहने वाले हैं वो कौन हो जाएंगे? इसी 30% का पार्ट बताया जा रहा है कि उसका 20% तो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट पेस्ट खराब कर देते हैं, और बचा हुआ रिमेनिंग 10% वो कौन खराब करता है? रोडेंट खराब करते हैं। रोडेंट इसको खराब कर देते हैं। रोडेंट मीन चूहे। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को किस तरीके से हमें बताती है कि क्रॉप्स को किस तरीके से बचाना है इनसे। तो इसके लिए इन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए हैं, जिसके अंदर जो ये लास्ट लॉन्ग तरीका अपनाती है, जो लास्ट इनका जो स्टेप होता है उसके अंदर ये केमिकल कंट्रोल की बात करती है। केमिकल कंट्रोल इसकी बात करती है कि इंसेक्ट को केमिकली कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमारा लास्ट मेथड होना चाहिए फर्स्ट नहीं। तो फर्स्ट मेथड में ये क्या क्या काम करवाती है? पेस्ट मैनेजमेंट हमसे क्या क्या काम करवाती है? हमें सबसे पहले क्रॉप रोटेशन के अकॉर्डिंग बोल दिया जाता है। अगर फार्मर कोई क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है तो उससे सबसे पहला जो मेथड रहेगा तो कल्चरल मेथड को अपना सकता है। पहला जो मेथड रहेगा, सबसे पहला मेथड कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड इसके थ्रू अवॉइड कर सकता है। दूसरा मेथड रहेगा फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड हो सकता है। फिजिकल और मैकेनिकल मेथड ये हो सकता है। तीसरा मेथड ये हो सकता है कि हम इसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड की बात कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड इसकी बात करते हैं। और चौथे पॉइंट के अंदर हम लीगल कंट्रोल की बात कर सकते हैं कि किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। पांचवें मेथड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये केमिकल कंट्रोल हो सकते हैं। केमिकल कंट्रोल करवाया जा सकता है। सिक्स्थ मेथड में इंसेक्ट के प्रोड्यूसिंग जैसे फर्मन्स हैं, फर्मन्स, हॉर्मोन्स, इनके तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो स्टेप रहने वाले हैं हमारे पास इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के, वो हमारे पास अलग अलग हैं। सबसे पहले जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास कल्चरल मेथड रहेगा। अब कल्चरल मेथड क्या है, किस तरीके से इसको अपनाया जाता है फील्ड के अंदर, फार्मर इसका यूज़ करके कितने % तक क्रॉप को बचा सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कल्चरल मेथड की। कल्चरल मेथड एक रेगुलर मेथड है जिसके अंदर फार्मर नॉर्मली यूज़ करता है टू अवॉइड इंसेक्ट पेस्ट। अब इसी मेथड को जो नॉर्मल रेगुलर मेथड है ना, रेगुलर मेथड टू कंट्रोल इंसेक्ट, और इसी मेथड को हम क्या बोल देते हैं? कल्चरल मेथड बोल देते हैं। कल्चरल मेथड बोल देते हैं। फार्मर इस मेथड को अपनाता है, चाहे वो इसको नो कर रहा है, चाहे वो इसको अननोन कर रहा है, फिर भी जाने अनजाने में वो इसका यूज़ कर रहा है। नोविंगली और अननोविंगली लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो जाने अनजाने के अंदर वो इस मेथड का यूज़ कर जाता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव मेथड, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है जिससे इंसेक्ट पेस्ट क्या हो जाते हैं? अवॉइड हो जाते हैं। इंसेक्ट पेस्ट अवॉइड कर दिए जाते हैं। खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे अगर ये मेथड कोई फार्मर यूज़ कर रहा है, और बहुत सारे फार्मर यूज़ कर रहे हैं अननोविंगली। ठीक है। अब इसके लिए अगर फार्मर को इसको बेटर तरीके से रिमूव करना है ना खेतों से,
तो उसको इंसेक्ट की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इंसेक्ट की जो लाइफ हिस्ट्री है ना, उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर अच्छे से पता है इंसेक्ट की, तो फार्मर तरीके से, ठीक है, फार्मर के पास एक अच्छा चांस होता है टू अवॉइड इंसेक्ट, अगर उसको लाइफ हिस्ट्री पता है, और अच्छे तरीके से वो इसको रिमूव करवा सकता है अगर उसको लाइफ हिस्ट्री का पता है तो यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री का जानना जरूरी है। अगर फिर भी नहीं पता तो अननोविंगली तो वो कर ही रहा, अननोविंगली तो कर ही रहा है। नाउ हम बात करेंगे फार्मर कौन कौन से तरीके जो कल्चरल मेथड के अंदर अपना सकता है इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। सबसे जैसे पहला तरीका है क्लीन कल्टीवेशन, दूसरा क्रॉप रोटेशन, फिर रिलेशन ऑफ क्रॉप एडजेसेंट फील्ड के अकॉर्डिंग, और यूजेस ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, और इसके अलावा जैसे कि पर्निंग एंड थिनिंग, टीलिंग इसका एक खास तरीका हो सकता है, मिक्स्ड क्रॉप को यूज़ किया जा सकता है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जा सकता है टू विग्रस ग्रोथ के लिए, रेगुलेटिंग हो सकती है इरिगेशन को करके, ठीक है, और यूज़ ऑफ क्लीन सीड हो सकता है, एंड वेरिएशन इन सोविंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग टाइम। सोविंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम के अंदर अगर वेरिएशन आ रही है तो ये भी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर पा रहा है। तो ये तरीके जो फार्मर है, कोई भी फार्मर है, ये तरीके जाने अनजाने में यूज़ कर लेता है, तभी हमने दो वर्ड बोले नोविंगली और अननोविंगली, जो यहाँ पे परफेक्ट बैठते हैं। देन अब इसके अलावा हम अगर बात करें इनकी वन बाय वन, जैसे कि सबसे पहले क्लीन कल्टीवेशन, ये क्या होती है, किस तरीके से अवॉइड करती है इंसेक्ट पेस्ट को, तो वन बाय वन इन सभी 11 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है क्लीन कल्टीवेशन। क्लीन कल्टीवेशन क्या होता है? क्लीन कल्टीवेशन होता है अगर हम कुछ चीज़ों का रिमूव करते हैं, जैसे कि वीड्स है, ठीक है, या फिर कोई हमारे पास डिकेइंग प्लांट है, उसका अगर हम रिमूव कर देते हैं तो उसको हम क्लीन कल्टीवेशन का नाम दे देते हैं। सबसे पहला अगर हमें क्लीन कल्टीवेशन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा जो मान लो कि डेड प्लांट्स हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स और अदर अफेक्टेड पार्ट ऑफ प्लांट, इनको हम रिमूव कर देते हैं। इनको रिमूव करके हम एक क्लीन टाइप की कल्टीवेशन कर सकते हैं। दूसरा जैसे कि टोमेटो है, ठीक है, वाटरमेलन है, या फिर इसके अलावा कोई भी सिट्रस फ्रूट है, अगर ये गल सड़ रहे हैं तो ये फ्रूट फ्लाइज़ को, ये किसको, फ्लाइज़ को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनको रिमूव करना ज़रूरी है, इनका रिमूवल ज़रूरी है, तो इनको हम रिमूव कर देते हैं। तीसरा मेथड हमें कहता है कि अगर लीव्स हैं, जो लीव्स हैं नीचे गिर जाते हैं, शेड कर दिए जाते हैं प्लांट से, उनको हम इकट्ठा करके कलेक्ट करके बर्न कर सकते हैं, उनको हम बर्न कर सकते हैं। कलेक्ट करेंगे, बर्न कर देंगे, तो हमारी जो कल्टीवेशन है वो सेफ़ रहेगी, क्लीन रहेगी। चौथा पॉइंट ये है जो फेंसेस होती हैं खेतों की, फेंसेस ऑफ फील्ड, वो क्या कैरी करके रखती हैं, वीड्स को कैरी करके रखती हैं, और उस वीड्स को अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। एक फार्मर के लिए ये बेनिफिशियल होगा अगर इस चीज़ को ये रिमूव कर सकता है। तो इन तरीक़ों से हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक फार्मर इन तरीक़ों को अपनाकर इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है, और ये उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है या बेनिफिशियल रहने वाला है। सेकेंड आता है हमारे पास क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है ग्रो और प्रैक्टिस टू कल्चर अल्टरनेट क्रॉप्स इन फील्ड। इसका फ़ायदा क्या है? अगर हम एवरी ईयर, मान लो एवरी ईयर सेम क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं, तो जो इंसेक्ट पेस्ट होंगे उनको पता लग जाएगा और उनकी हैबिटेट तो सेम ही रह जाएगी, ठीक है, वो उस हैबिटेट में अपने आप को अडप्ट कर लेंगे। अगर उसके अंदर वो अडप्ट कर चुके हैं तो उन्हें पता आने वाली क्रॉप ये है, ठीक है, जिसके ऊपर वो अडप्ट हो चुके हैं।
तो इसके लिए हमें अल्टरनेट क्रॉप को ग्रो करवाना ज़रूरी है। अल्टरनेट क्रॉप को अगर हम ग्रो करवाते हैं तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि जो इंसेक्ट है उनकी हैबिटेट ख़त्म हो जाती है। इंसेक्ट की हैबिटेट ख़त्म हो जाती है इस चीज़ से, हैबिटेट फिनिश हो जाएगी और वो रिमूव हो जाएंगे। वो क्या कर जाएंगे? रिमूव फ्रॉम फील्ड से रिमूव कर जाएंगे। अब अगर हम क्रॉप रोटेशन करवा रहे हैं फील्ड के अंदर तो इसके लिए हमें जो क्लोजली रिलेटेड क्रॉप है ना उनसे भी बचना चाहिए। रिलेटेड क्रॉप है उनसे भी हमें बचना चाहिए, उनको हमें ग्रो नहीं करवाना चाहिए। क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, उसको हमें नहीं ग्रो करवाना चाहिए क्योंकि ये भी इंसेक्ट पेस्ट के लिए बेनिफिशियल हो सकती है अगर किसी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं तो इससे हमें बचना चाहिए। अल्टरनेट क्रॉप को ग्रो करवाना चाहिए जिससे फ़ायदा मिलेगा कि इंसेक्ट पेस्ट है वो रिमूव होते चले जाएंगे। नेचुरल तरीके से हम इनको रिमूव कर रहे हैं क्रॉप से। थर्ड हमारे पास आता है रिलेशन ऑफ क्रॉप विद एडजेसेंट फील्ड। अगर हम सेम क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं, वही अल्टरनेट मेथड वाला है, वैसा ही है। सेम क्रॉप को अगर हम ग्रो करवा रहे हैं तो जो इंसेक्ट पेस्ट है वो अपनी हैबिटेट को लॉस नहीं कर पाएंगे। हैबिटेट में तो वो वहीं पड़े रहेंगे तो उसका लॉस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ऐसी वैरायटी ग्रो करवानी पड़ेगी, ऐसी वैरायटीज़ का हमें ग्रोथ यहाँ पे करवाना पड़ेगा। ऐसी वैरायटी को हमें शो करना पड़ेगा जिसके ऊपर जो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट जिसके ऊपर कैन नॉट बी डिपेंड, जिसके ऊपर ये डिपेंड ही ना हो, तो वो अपने आप रिमूव होते चले जाएंगे नेचुरल तरीके से। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? अगर आप ऐसा करवाना चाहते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? स्पेसिफिक आपको होस्ट का पता होना चाहिए, होस्ट की लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। और जो इंसेक्ट पेस्ट है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंसेक्ट पेस्ट की लाइफ साइकिल भी आपको पता होनी चाहिए। इन दो चीज़ों के बारे में अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज है तब आप इस मेथड को अपना सकते हो। फोर्थ मेथड हमारे पास आ जाता है टीलिंग क्या होता है? बेसिकली हमने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ रखा है, जैसे 8th क्लास के अंदर इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है कि जो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोयल को उलटना पलटना, लूज़ करना, ठीक है, ट्रैक्टर की हेल्प से होता है या पहले ऑक्सन की मदद से होता था, तो उसको हम टीलिंग बोलते हैं। इससे जो फ़ायदा होता है, इसका जो बेनिफिट है वो क्या है? प्लांट्स को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इस टीलिंग के, ठीक है। एक तो सोयल क्या बन जाती है? लूज़ हो जाती है। दूसरा, इसके अंदर एयर स्पेसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा, जो रूट्स है वो लॉन्ग जा पाती है, नीचे तक जा पाती है, डीप चली जाएंगी इसके अंदर, सॉइल के अंदर। और चौथा फ़ायदा ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आराम से मिक्स हो जाएंगे। जो मेन फ़ायदा हमें पता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, वो मेन फ़ायदा ये है कि जो इंसेक्ट्स होंगे, लार्वा होंगे, वो अपर साइड में आ जाएंगे या फिर किल हो जाएंगे, उसी के अंदर किल हो जाएंगे। प्लफिंग करने का फ़ायदा ये है। अपर साइड में आने से क्या होगा? जो बर्ड्स होंगे लार्वा को उठा लें, बर्ड्स उनको क्या कर लेंगे? पिक कर लेंगे, ठीक है, और उनको खा जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है जहाँ से कि हम प्लफिंग करते हैं। तो प्लफिंग के कुछ फ़ायदे तो हैं, इसके अलावा जो मेन फ़ायदा है जो हमें पढ़ना है इंसेक्ट के बारे में ये है। तो इसमें देखा गया कि जो पायरिला के बहुत सारे लार्वा हैं वो उठा लिए जाते हैं, अलग अलग बर्ड हैं, ठीक है, जो ये काम करते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि जब कल्टीवेशन होती है, प्लफिंग होती है, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आता है ये टॉपिक हमारा, जब प्लफिंग होती है तो उसके दौरान बहुत सारे पक्षी पीछे पीछे घूमते हैं। अब उन पक्षियों का काम क्या रहता है कि जैसे कोई लार्वा इंसेक्ट ऊपर आएगा वो उनको उठा के पिक करके खा जाते हैं। तो इससे
फार्मर को बहुत सारा फायदा मिला। हमारे पास जो पांचवा मेथड है यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ये सबसे शानदार तरीका है, ठीक है। इसको मैं गुड मेथड बोल सकता हूँ, बेस्ट मेथड बोल सकता हूँ। इसके अंदर जो रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ होती हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज़ यूज़ होंगी, उन वैरायटीज़ का फ़ायदा ये है कि वो इंसेक्ट्स जो होंगे उनको तीनों तरीके से रिमूव कर सकती है, बायोलॉजिकली, फिजिकली और केमिकली, तीनों तरीके से कंट्रोल कर सकती है। और जो रेजिस्टेंट प्लांट है, जो इंसेक्ट को हमेशा क्या करने का काम करते हैं, अवॉइड करने का काम करते हैं, इंसेक्ट को अवॉइड ही करते हैं। तो यहाँ से जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, IPM है, वो कंट्रोल करवाती है इंसेक्ट पेस्ट का टू यूज़ ऑफ मॉडर्न रेजिस्टेंट वैरायटीज़। और रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है कैसे बनती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं प्लांट्स को, रेजिस्टेंट वैरायटी बन जाती है। उनके DNA के अंदर चेंज कर देते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी बन जाएगी, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसा जीन डाल देंगे जो उस इंसेक्ट के खिलाफ काम कर रहा है, बट प्लांट्स को कोई हार्म नहीं कर रहा, या प्लांट के लिए बेनिफिशियल भी है, तो वो रेजिस्टेंट वैरायटी बन जाती है। इस तरीके से रेजिस्टेंट वैरायटी बना के इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है जो फील्ड के अंदर उतार रहे, आज नई नई वैरायटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मली इंसेक्ट को तो कंट्रोल करते भी हैं, बट इसके अलावा वाटर रेजिस्टेंट भी हैं, लेस वाटर का यूज़ भी करते हैं, टेम्परेचर को रेजिस्टेंस कर जाते हैं। तो प्लांट के अंदर काफ़ी खूबियाँ लेके आते हैं रेजिस्टेंट वैरायटी। आगे हमारे पास है प्रूनिंग एंड थिनिंग। प्रूनिंग क्या होती है? प्रूनिंग अगर मैं हिंदी में बात करूं, कटाई छंटाई, ठीक है। प्लांट है उसको काट पीट देना, छटाई कर देना, पीट देना नहीं, छटाई कर देना, काट देना, वो क्या कहलाता है? प्रूनिंग कहलाता है। और थिनिंग कहलाता है मतलब उसकी ब्रांचेस को हम काट देंगे, थिनिंग उसको कम पतला कर देंगे। अब कोई हेल्दी प्लांट है, अब प्लांट के अंदर मान लो कोई ब्रांच है, ब्रांच को हो गया अफेक्ट, ठीक है, किसका? इंसेक्ट का। ब्रांच के ऊपर इंसेक्ट ने अफेक्ट कर दिया, तो उस ब्रांच को क्या कर दिया जाता है? ब्रांच को कट कर दिया जाता है, ब्रांच को कट कर दिया जाता है, और उस ब्रांच को कट करके बर्न कर दिया जाता है। ये क्या है? एक मैनुअल मेथड है भाई, ठीक है, मैनुअल मेथड। तो इसके लिए आप अगर आपने क्रॉप्स को ग्रो करवा रखा है तो आपको रूटीन के अंदर, ठीक है, रूटीन में इसका चेकअप करना पड़ेगा। चाहे आप 15 दिनों में करो, मंथली करो, तो प्लांट्स को देखो, ऑब्जर्व करो। कोई आपको ब्रांच नज़र आती है, ऐसी ब्रांच ऐसी नज़र आती है जिसके ऊपर लगता है कि ये अफेक्टेड है, तो उसको मैनुअली रिमूव कर दो। अफेक्टेड को अगर आप मैनुअली रिमूव कर सकते हो तो उसको रिमूव करो, और रिमूव करने के बाद उसको बर्न कर दो, खेतों से बाहर उसको निकाल दो, फील्ड से बाहर निकाल दो। तो इससे काफ़ी हद तक जो प्लांट है वो सेफ़ रहेगा। जहाँ से हमने कट किया प्लांट को, उसके ऊपर हम कले वगैरह लगा देते हैं, उसके ऊपर हम कले वगैरह अप्लाई कर देते हैं, ताकि वहाँ से भी इंसेक्ट का इंटर होना प्रिवेंट हो जाए, इंटर होना प्रिवेंट हो जाए, वहाँ से इंसेक्ट इंटर ना हो पाए, ठीक है। उसके ऊपर भी हम क्ले, ठीक है, लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं क्ले को, ताकि वहाँ से कोई इंसेक्ट वगैरह एंटर ना कर पाए और हमारा प्लांट है वो स्पेसिफिकली बचा रहे। सातवां हमारे पास आ जाता है मिक्स्ड क्रॉप। इस मेथड का यूज़ करके भी अलग अलग क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवा के भी हम बहुत सारे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इट क्रिएट अ कन्फ्यूज़न फॉर इंसेक्ट। मान लो किसी क्रॉप के इंसेक्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर पा रहे हैं, किसी क्रॉप को इंसेक्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर पा रहे हैं, देन उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है? मिक्स क्रॉप को ग्रो करवा दिया जाता है। मिक्स क्रॉप में उन क्रॉप प्लांट के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके ऊपर अटैक कम हो जाता है। अब यहाँ पे इसके अलावा जो यूज़ है, नेक्स्ट मेथड आ जाएगा यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स।
फर्टिलाइज़र्स बेसिकली जो होते हैं हम यूज़ करते हैं जिन फर्टिलाइज़र का, उनके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की अमाउंट, फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन अमाउंट को ज़्यादा कैरी करके रखते हैं। देन इनको अगर यूज़ किया जाता है तो ये प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं, प्लांट को हेल्दी बनाते हैं, हेल्दी ग्रोथ करते हैं, हेल्दी ग्रोथ करते हैं। तो यही काम तो हमें करना है भाई, प्लांट को हेल्दी तो बनाना है, हेल्दी तो बनाना है प्लांट को, ठीक है। हेल्दी प्लांट हमें चाहिए। अगर प्लांट वीक होगा, अगर प्लांट वीक होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, प्लांट वीक है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो इंसेक्ट पेस्ट है उस वीक को बेचारे को क्विक ख़त्म कर देंगे, जल्दी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो उसको किल कर देंगे, जल्दी मार देंगे। अगर प्लांट हेल्दी होगा तो ये थोड़ा सा काम इंसेक्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टू इंसेक्ट, ठीक है। इसको ख़त्म करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इंसेक्ट के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे पोटैटो के लिए जो बारडॉक्स है उसका यूज़ किया जाता है पोटैटो की ग्रोथ के लिए, ठीक है, और इंसेक्ट से बचाने के लिए। और शुगर केन वगैरह के लिए शुगर केन है, ठीक है, जो इनके स्टेम बोरर होते हैं ना, स्टेम बोरर होते हैं, उनके लिए BHC का यूज़ किया जाएगा, जो ग्रोथ के अंदर भी अच्छा काम करता है और इंसेक्ट को रिमूव भी कर देता है, काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर सकता है इंसेक्ट को। तो ये हमारे फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म के अंदर यूज़ होने वाले केमिकल्स हम बोल सकते हैं, जो इंसेक्ट को भी रिमूव करते हैं और प्लांट के लिए फ़ायदेमंद भी है। 9th पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रेगुलेशन इन इरिगेशन। इरिगेशन करके अगर हम इरिगेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन अगर हमारे पास इस मेथड का यूज़ हो रहा है तो इस मेथड से हम बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट को रिमूव कर सकते हैं जो फील्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसे नॉर्मली जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनको रिमूव किया जाता है, जैसे कि आंट्स, इनको रिमूव कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम 10वें पॉइंट पे चलें तो हमारे पास जो 10वां पॉइंट, यूज़ ऑफ क्लीन सीड। अब क्लीन सीड कैसे, हमें कैसे पता लगेगा ये सीड अफेक्टेड नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा? तो फार्मर को जो क्लीन सीड निकालने के लिए एक मेथड अपनाया जाता है। सारे के सारे ओल्ड सीड जो होते हैं ना, ओल्ड सीड्स जो होंगे उनको किसके अंदर डाल दिया जाता है? वाटर के अंदर डाल दिया जाता है। जो गुड सीड होंगे, गुड सीड होंगे वो कहाँ पे रह जाते हैं? बॉटम के अंदर रह जाते हैं। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, 8th क्लास के अंदर ऐसा हमने पढ़ा है, बॉटम के अंदर रह जाते हैं। और जो गुड सीड है उनका ही यूज़ किया जाता है, फिर फील्ड के अंदर उतार लिए जाते हैं। अब इसके अलावा अगर 5% सोल्ट सॉल्यूशन का भी यूज़ किया जाता है, भी सोल्ट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है टू रिमूव गाल ऑफ सीड की गाल को रिमूव करने के लिए, सीड के ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है सोल्ट सॉल्यूशन का। देन इसके अलावा यहाँ पे अगर और मैं बात करूँ तो मिथाइल ब्रोमाइड का भी यूज़ किया जाता है। जो सिट्रस फ्रूट सीड हैं उनको ट्रीट करने के लिए, सिट्रस फ्रूट सीड हैं उनको ट्रीट करने के लिए, इन सीड को ट्रीट करने के लिए मिथाइल ब्रोमाइड का यूज़ किया जाएगा। तो ये देखो हम क्लीन सीड का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं ये भी हमें एक बताया गया मेथड है। तो यहाँ पे हम जो पहले गुड सीड को कैसे कलेक्ट करेंगे, पानी के अंदर डाल के, नीचे गुड सीड बैठ जाएंगे, ऊपर होलो सीड्स आ जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। 5% सोल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर हम इनको ट्रीट करते हैं तो गाल्स रिमूव हो जाएंगे सीड के। मिथाइल ब्रोमाइड में स्पेशली जो सिट्रस टाइप के सीड्स हैं उनको ट्रीट किया। 11th पॉइंट हमारा कहता है कि अगर हम वेरिएशन कर दें इन शोविंग एंड हार्वेस्टिंग तो ये भी इंसेक्ट पेस्ट से सेफ रख सकता है। अगर क्रॉप को हमें सेफ रखना है क्रॉप्स को, किससे? इंसेक्ट पेस्ट से, तो हमें ये चीज़ करना पड़ेगा, ये मेथड हमें अपनाना पड़ेगा। ये मेथड हमें कहता क्या है? ये मेथड कहता है कि कई बार क्या होता है, मोर ओवर जो
इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट्स हैं वो अटैक कर देते हैं क्रॉप के ऊपर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी टाइम के ऊपर वो अटैक कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम मेच्योर होने से थोड़ा सा पहले, ठीक है, लिटिल बिट बिफोर, ठीक है, ये जिसको हाफ मेच्योर्ड बोलते हैं, उसको हम कट कर लें, उसको हम हार्वेस्ट कर लें, तो हम ग्रेन्स को सेफ रख सकते हैं, ग्रेन को सेफ रख सकते हैं, बचा सकते हैं फील्ड के अलावा। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो वीट की क्रॉप है ना, वीट की क्रॉप्स है, उसको लेट वेराइटी जो आई है, लेट वेराइटीज़ आई है वीट की क्रॉप में, पहले ऐसा देखा गया कि मैच्योरेशन टाइम होता था ना, ये अफेक्ट हो जाते थे, वीट रस्ट से अफेक्ट हो जाती थी। तो इसको बचाने के लिए क्या किया गया, लेट वेराइटीज़ को ग्रो करवाया गया। और जो लेट वेराइटीज़ हैं ये ग्रो करवाई जा रही हैं, तो इससे जो वीट है, वीट की जो क्रॉप है वो लॉन्ग टाइम तक बची रही, ठीक है, वीट की क्रॉप है वो सेफ रही। ये मेथड देखा गया और अपनाया गया फार्मर के द्वारा। तो लेट वेराइटीज़ को ग्रो करवाया गया, जहाँ से हमारे पास जो वीट क्रॉप है वो बची रही, सेफ रही इंसेक्ट पेस्ट से, तो फ़ायदा हो गया फार्मर्स का। तो ये थे हमारे पास इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के जो मेथड थे, जिसके अंदर कल्चरल मेथड ऑफ कंट्रोल को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा।